अरे शुभम, यहाँ उदास सा क्यों बैठा है? चल, सभी प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। अच्छा, तो तेरा टेस्ट अच्छा नहीं गया? मुझे बता, क्या गलत कर आया तू? हाँ यार, मेरा तो टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं गया। मेरा तो निबंध रह गया। वैसे मैं क्या करता? मुझे निबंध में तो कुछ समझ में ही नहीं आया। और इस टेस्ट में तो मेरे बहुत ज़्यादा गंदे नंबर आएंगे और घर वालों से डांट टिकेगी वो अलग। वैसे तू इतना चपर चपर कर रही, तू कर आई थी निबंध? हाँ, मैं तो कर आई थी, वो भी टाइम से पहले। और वैसे तू करता भी तो कैसी? जब मैं पढ़ा रही होती है तब तेरे ध्यान कभी लंच पर ये दोस्तों के साथ बातों में ही लगा रहता है। अब कर ले लंच, कर ले बातें। अरे यार, बात तो सही कह रही है। अगर मैं मैम से निबंध समझ लेता तो इस टेस्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते। पर अब मैं क्या करूं? अब करना क्या है? अगला पीरियड हिंदी वाली मैम का है, उनसे निबंध समझ लियो और इस बार अच्छे से निबंध समझियो, कभी लंच पर मत लग जाइयो। हाँ यार, अब तो हिंदी वाली मैम से बिल्कुल अच्छे से निबंध समझ लूँगा और टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी लाऊंगा। नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं और वो क्या है? निबंध लेखन। तो बच्चों, निबंध लेखन तो आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते और लिखते आ ही रहे हो। आज हम अपने इस निबंध लेखन प्रक्रिया को थोड़ा आगे लेके चलते हैं और आपको और ज्यादा अच्छा समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों कि निबंध, सबसे पहले हम इसके अर्थ पर आते हैं कि निबंध होता क्या है। निबंध शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, नि प्लस बंध। नि प्लस बंध, इसका अर्थ हुआ कि एक सुयोजित या एक अच्छे तरह से गढ़ा हुआ या बंधा हुआ एक रूप, एक रचना। तो अपने सही अर्थों में अगर इसको व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाए तो अपने भाव और विचारों से बंधी हुई रचना को हम कहेंगे निबंध। तो आपने निबंध के अर्थ को और इसके विषयों को तो अच्छी तरह समझ लिया। अब हम इसके प्रकार पर आते हैं कि निबंध के कितने प्रकार होते हैं। आपको तो निबंध दे दिया, आपने तो उसको स्टार्ट कर देते हैं करना, लेकिन जब आप बड़ी क्लासों में होंगे तो आपको इसके निबंध के प्रकार के बारे में पता चलेगा कि निबंध के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो चलिए हम निबंध के प्रकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला जो निबंध का प्रकार है वो है वर्णनात्मक निबंध। सेकंड है हमारा विवरणात्मक निबंध। थर्ड है हमारा भावात्मक निबंध और फोर्थ है विचारात्मक निबंध। अब हम इसको डिटेल से आपको बता रहे हैं कि इन निबंधों में क्या क्या आता है। तो चलिए, इसमें सबसे पहला देखिए वर्णनात्मक निबंध। जैसे कि नाम से ही है कि इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का वर्णन किया जाता है। तो इन प्रकार के निबंधों में किसी त्योहार, किसी मेले या किसी भी आप ऐसी चीज को देख के जो आपको स्मरण रहती है, तो ऐसी चीजों का जहां पर वर्णन किया जाए तो वो कहलाएंगे वर्णनात्मक निबंध। इसमें कौन कौन से निबंध लिख सकते हैं हम? इसमें हम किसी मेले के दृश्य का, त्योहार जैसे होली, दीपावली, तीज इत्यादि निबंध इसमें आ सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे निबंध पर। तो दूसरा हमारा प्रकार है विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध में बच्चों क्या क्या आता है? इसमें आएंगे किसी भी प्रकार की घटनाएं,
किसी स्थान, किसी स्मारक आदि के बारे में विवरण दिया जाए, उसकी पूर्ण रूप से जानकारी दी जाए। तो ऐसे निबंधों में कौन कौन से आएंगे? जैसे ताजमहल, हवा महल और लाल किला इत्यादि। नंबर 3 पर आते हैं बच्चों। नंबर 3 हमारा क्या है? भावात्मक निबंध। अब भावात्मक निबंध में क्या है कि इसमें अपने विचारों को, हमारे जो जीव जगत के अंतर्गत हमारी जो घटनाएं हैं, परिस्थिति है, इसके अंदर भाव की प्रधानता होती है। और इसमें कौन कौन से हमारे निबंध आएंगे? जैसे वर्षा ऋतु, मेरा प्रिय मित्र। तो इस तरह के संगति का फल, परोपकार की भावना, इस तरह के निबंध इस भावात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। और हमारा सबसे जो लास्ट प्रकार है कौन सा? विचारात्मक निबंध। विचार, किसी भी चीज पर जब हम डिबेट्स करते हैं, अपने मन के अंदर से जो फीलिंग्स आती है, पहलू रखते हैं, विचार रखते हैं, वो विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कौन कौन से निबंध आएंगे? इसमें आएंगे जैसे खेल कूद का महत्व, पर्यावरण का महत्व और विज्ञान के लाभ और हानि इत्यादि। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपने निबंध के अर्थ और प्रकार को अच्छी तरह समझ लिया। अब हम इसके अंक कराएंगे। तो अब हम आते हैं अपने अंग पर। तो निबंध के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है। तो नंबर 1 पे क्या आता है हमारा? भूमिका या प्रस्तावना। हम इसको आमुख भी कह सकते हैं, भूमिका या प्रस्तावना। भूमिका या प्रस्तावना हमारा सबसे पहला निबंध का अंग होता है। सेकंड पे क्या आएगा हमारा? सेकंड क्या है बच्चों? सेकंड पे है हमारा विषय विस्तार, विवेचना, या हम इसको मध्य भाग भी कह सकते हैं। और नंबर 3 पर क्या आएगा हमारा? उपसंहार। उपसंहार मतलब एक तरह से निचोड़, निष्कर्ष। ठीक है। तो हम आते हैं प्रस्तावना। भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो बच्चों, निबंध लिखते समय जो हम भूमिका लिखते हैं, किसी भी निबंध का हम इंट्रोडक्शन देते हैं, वो कैसा होना चाहिए? रोचक और आकर्षक भूमिका होनी चाहिए, ताकि और वो 5 या 6 लाइनों वाक्य में उसका विवरण दे दिया जाना चाहिए। उसको 5-6 वाक्यों के तहत ही समझा दिया जाता है। जब हम किसी से मिलते हैं, उसका इंट्रोडक्शन पूछते हैं कि कौन है, कहाँ से है, क्या करने आया है, तो हमें 5-6 वाक्यों में उसके बारे में पूर्ण जानकारी मिल जाती है। आप फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे पर्यावरण के बारे में या विज्ञान के लाभ हानि के बारे में आप निबंध लिखते हैं, तो उससे पहले आपको विज्ञान के बारे में, विज्ञान का अर्थ, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ये आ गए हमारे किसके अंतर्गत? भूमिका के अंतर्गत आते हैं। तो भूमिका आकर्षक और रोचक होनी चाहिए, ताकि जो निबंध है उसको पढ़ने वाले के मन में उत्सुकता बनी रहे, आगे उसको पढ़ने के लिए वो चलता रहे। तो ये हो गई हमारी भूमिका या प्रस्तावना। अब आते हैं हम इसके सेकंड भाग पर, जो कि है विषय विस्तार, विवेचना, या हम इसको मध्य भाग भी कह सकते हैं। विषय विस्तार में क्या आता है? अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग अनुच्छेदों में विस्तार से लिखा जाता है। ये निबंध का मध्य भाग होता है और इसमें पूर्ण रूप से विस्तार से अलग अलग अनुच्छेदों में बताया जाता है। और जो हमारा आगे है नंबर 3 पर, वो क्या है? उपसंहार। इसको हम निबंध का अंतिम अंग कह सकते हैं, अंतिम भाग कह सकते हैं। उपसंहार में हम क्या करेंगे? ऊपर पढ़ी हुई सारी बातों का निष्कर्ष निकालेंगे, एक तरह से निचोड़। ऊपर जो हमने सारी चीजें पढ़ी है, अंत शब्दों में, अंतिम रूप में हम क्या कहना चाहते हैं, हम क्या संदेश देना चाहते हैं, या उसको पढ़कर हमें क्या रियलाइज हुआ, तो हम ये सारी बातें किसमें करेंगे? उपसंहार में। उपसंहार प्रभावी होना चाहिए कि पढ़ने वाले के दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ दे। तो बच्चों, अब हम इसके उपनिबंध के अंगों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम
इसके निबंध को लिखने में हमें क्या क्या किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, निबंध की सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं अब वो करा रहे हैं। तो बच्चों, अब हम निबंध लिखते समय जो मुख्य मुख्य बातें होती है तो उनकी एक बार जानकारी ले लेते हैं। उनको आपको याद रखना है। निबंध लिखते समय उनकी जानकारी आपको अधिक अंक दिलाने में सहायक होगी। तो ये देखिए जो मैंने लिखी हुई है, ज्यादा तो नहीं, कुछ आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इनको एक बार देख लीजिए। जैसे निबंध लिखते समय क्या है, निबंध के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। ये नहीं कि निबंध आ गया, आपने लिखना शुरू किया और 6-7 लाइनों के बाद स्टॉप, कुछ नहीं आता जाता, फिर आप बैठोगे सोचोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक बार स्मरण करना चाहिए किस विषय पर है, किस टॉपिक पर है, क्या आएगा, क्या इसकी विवेचना है, क्या इसकी भूमिका बनाऊं और क्या इसका निष्कर्ष निकालूं। तो हमें एक तरह से उसका पूर्ण उद्देश्य जान लेना चाहिए। सेकंड है कि निबंध में जो बातें लिखी जाए या आपके थ्रू आप उसको बता रहे हो वो प्रामाणिक और तर्कसंगत होनी चाहिए। यूं ही नहीं कि आपको तो लिखना है, इतने शब्दों में बताया गया है, एग्जामिनर ने दिया है और आप लिख दो, कंटिन्यू लिखते रहो, उसमें क्या सच है क्या गलत है भी या नहीं। तो ऐसी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जैसे आ गया आपका निबंध लड़का लड़की एक समान या सुकन्या योजना आ गई। अब आप उसको 2-4 वाक्य तो बना दोगे कि ये बच्चों के लिए, खासकर जो आपकी जो लड़की या गर्ल्स चाइल्ड है उसके लिए सरकार ने एक योजना चलाई है। लेकिन आपको जब पता ही नहीं किसने चलाई है, किसके थ्रू चलाई है और किस किस में किस्म की इसमें आपको जानकारी देंगे या कैसे पैसे जमा होंगे, कब निकलेंगे, तो ये चीजें जब आपको पता ही नहीं होगी तो आप निबंध को आगे कैसे ले जा सकते हैं। तो एक तरह से आपको उस विषय पर पूरी जानकारी होनी चाहिए। आगे चलते हैं। निबंध में लिखी बातें निबंध से संबंधित हो, उससे हटके न जाए। जैसे लिख रहे हो आप पर्यावरण प्रदूषण और चले जाओ आप विज्ञान के लाभ और हानि, तो ऐसी आपको बेमेल खिचड़ी नहीं बनानी कि एग्जामिनर चेक नहीं करेगा, जो लिख दिया सो लिख दिया। तो प्लीज ऐसा आप निबंध न लिखें, उसकी जानकारी हो और फिर आप उसको कंटिन्यू लिखते जाइए। आगे चलिए। आगे हमारा जो पॉइंट है कि निबंध में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। कब कहाँ आप रुक रहे हो, अगला अनुच्छेद कब शुरू कर रहे हो, पैराग्राफ कब चेंज कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें ठहराव होना चाहिए। तब आपका निबंध अधिक रोचक और आकर्षक बनेगा। और सबसे लास्ट है कि निबंध की भाषा सरल, स्पष्ट और सुबोध होनी चाहिए। साथ साथ निबंध में क्या होना चाहिए, उसमें किसी भी महापुरुष के आप कथन ऐड कर सकते हो, उनकी उक्ति और मुहावरों का प्रयोग कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मीठी वाणी का एक आपका निबंध आ गया, अब उसमें आप क्या है, भाषा सरल सुबोध तो कर दोगे, मुहावरों का प्रयोग कैसे करोगे। तो उसमें जैसे मुहावरा फॉर एग्जाम्पल जैसे कबीरदास जी का दे दिया, ठीक है, कि ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो यहाँ पर वाणी को, बोली को अत्यधिक महत्व देते हुए कबीर जी के दोहों को या रहीम जी के दोहों को आप ऐड कर सकते हो। तो बच्चों, ये तो कुछ हमारी जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हो चुकी। अब क्या होता है आजकल जब परीक्षा देते हैं तो विद्यार्थियों को निबंध लिखते समय उस विषय से संबंधित कुछ संकेत बिंदु भी देने शुरू कर दिए गए हैं, जो कि एक बड़ा अच्छा जरिया है। इससे आपके दिमाग का जो रिवीजन है वो कंटिन्यू आ जाएगा कि इसमें क्या संकेत बिंदु, एक तरह से आपको पहल करनी है, वो मेन बिंदु रख दिए जाते हैं। तो उन्हीं के आधार पर आपको निबंध लिखने होते हैं। जैसे संकेत बिंदु, जैसे आप एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं कि जैसे मीठी वाणी मैंने अभी आपको बताया, तो उसी पे आ जाइए, वो निबंध हो गया हमारा। तो और उसमें संकेत बिंदु क्या होंगे, जैसे बोली का महत्व, मीठी बोली का लाभ, उससे मिलने वाले
पहलू, वरदान, तो ये तरह तरह के संकेत बिंदु आज के समय में निबंध लिखते समय दिए जाते हैं, जो कि विद्यार्थियों के लिए बड़े ही लाभदायक सिद्ध होते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको निबंध के बारे में जो जानकारी दी वो आपको कैसे लगी, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।